नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पत्नी पर लगा पति के हत्या करने का आरोप। 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद की थी शादी। शनिवार को कमरे में मिला शव। नकदी समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ करने के बाद चोरों ने घर को कर दिया आग के हवाले। हर एक सामान जलकर हो गया खाक। सदमे में परिवार। और दानापुर कोर्ट कैंपस में हुई एक बंदी की हत्या के बाद राज्य भर में कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को भी किया गया चाक चौबंद। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। पति पत्नी की विवाद में एक युवक की जान चली गई। घटना मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना सोडा गोदाम चौक त्रिलोकीनाथ मंदिर के पास की है। मृतक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के गोदाई फुलकाहा निवासी रामशंकर सिंह का 35 वर्षीय पुत्र केशव सिंह के रूप में हुई है। पिता रामशंकर ने अपनी ही बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कांटी के रहने वाले केशव सिंह को मोतिहारी की कंचन सिंह से 7 साल पहले प्यार हो गया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और 5 साल बाद दोनों ने शादी कर ली। पत्नी कंचन का आरोप है कि मृतक केशव मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रहना चाहता था, जिसका वो लगातार विरोध करती रही। शुक्रवार को भी इसी बात के कारण पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। इसके बाद केशव ने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल मृतक की पत्नी का पुलिस हिरासत में इलाज चल रहा है। थानेदार मोहम्मद आलम का कहना है कि परिजनों के आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम मुस्लिम धर्म मानते थे, झगड़ा इसी बात के लिए लेकर हुआ है। हम बोलते हैं, हमेशा इनको बोलते थे मुस्लिम धर्म कहला मानते हैं, हिंदू है हिंदू धर्म मानिए, पूजा पाठ कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोजी रोजगार सब कुछ हो जाएगा। घर वाला हम लोग को एक्सेप्ट किया नहीं, घर वाला निकाल दिया घर से। हाँ, लव मैरिज नहीं समझिए कि वो 5 साल हमको रखे थे, इसलिए वो शादी कर लिए हमसे। तो कमाते नहीं थे। अभी फिलहाल क्या हुआ था? तो यही बात पे झगड़ा हुआ था। तो वो बोले ना कि तुम ज़्यादा मत बोलो, हम तो वह धर्म अपनाएंगे, वह धर्म हमको सब कुछ दिया है, हम तो वह को मानेंगे। उसी पर झगड़ा झगड़ा हुआ। तो बोले कहते मेरे घर से बाहर निकलो। हम बोले कोने वो आप ही का घर थोड़ी ना है, हमरो घर है, आधा जितना आपका है उतना हमरो है। तो वो बोले कहते कि तुम निकलती है कि नहीं, ये क्या रेंट कौन देता है, हम ना देते हैं, तुम्हारा बाप आके नहीं ना देता है। हाँ, वो हमेशा ऐसे बोलते रहते थे। तो हम निकल गए उस दिन। हम मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे मैं सोने के लिए। तो हुए उसी के लिए हम मना किए, तो फिर वही ले मारपीट करने लगे। तो हुए बोले कि निकलो तुम, अगर तुम मेरे साथ नहीं सोएगी तो घर से बाहर निकलो। हुए लिए गर्दन उर्दन दबाने लगे। तो हम 2-3 थप्पड़ लगाए, हम लगाए तब जाके वो छोड़े गर्दन। तो हुए बोलने लगे कि घर से बाहर निकलो, मेरे घर में अभी तुम नहीं रहेगी। तो हुए हम घर से निकल गए, चले गए। एगो है उनके मित्र हैं, हमको बहन बनाए हुए हैं, उन्हीं के घर जाके हम बैठ गए हुए, उन्हीं के घर थे। तो रात में दिन भर मुँह पड़ी थे। रात में फ़ोन किए, वो नहीं थे, वो अपने घर पे हरी भैया। तो वो नहीं थे, तो रात को आए। तो इनको फ़ोन किया, कहते कि आवा तो हमारा डेरा पे बैठ के बात कर ले, केकर गलती केकर सही। अब बात सलटा दे लिया तो जतई ये बताओ बोले, तो कहते कि नहीं आएगी ना तो हम मर जाएंगे। ये बताओ बोले, हम नहीं समझे कि इतना सीरियस हो जाएगा। उस सही में ऐसा कदम उठा लेंगे। क्या उठाए कदम? उसके बाद फांसी लगा लिए। तब तक हो रहा है कि आप मारी हैं? हम उन लोगों का है, हम तो नहीं ना कह सकते हैं।
हम लोग जो कहे, उनका बेटा मरा है तो लोग कहबे करेंगे ना। ये लड़की का चलन अच्छा नहीं, चाल चलन। ये लड़की जो है सो किसी अन्य या उसका कोई संपत्ति रहा हो, क्या कहते हैं, लाग बाज रहा हो, उस सबको लेके और खुद उसका हत्या की। लड़की स्वयं अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। कब पता चला आप लोग? हमको तो पता चला है हॉस्पिटल आने के बाद। शादी कैसे हुई? लव मैरिज किया था। कब हुआ था? लव वही समझिए जो 1.5 साल हुआ होगा, 1.5 साल। क्या कर मैरिज नहीं था हाँ शादी परिजन नहीं, हम लोग शादी ब्याह हम लोग नहीं जानते। लड़की रहती कहाँ? साथ में रहते थे। सूचना मिली थी कि एक परिजन का 112 पे कॉल आया हुआ था, जिसमें जा कर के देखा गया तो एक व्यक्ति का स्थिति गंभीर था, जिसका कि नाम केशव कुमार बताया जा रहा था। ला करके प्रसाद हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया। बाद में सुबह डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि अभी नहीं रहे, तो जिसका कि विधिवत इंक्वेस्ट तैयार करके है ना SKMCH में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। और बाकी अन्य बिंदुओं पर बड़े पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार जांच चल रही है। पत्नी को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए? पत्नी को अभी जांच हेतु इलाज के लिए रखा गया है। जैसे भी सूचना मिलती है उसके विरुद्ध परिवार वाले क्या हत्या का शक जाहिर कर रहा है? परिवार वाले का कहना का है कि इसके द्वारा हत्या किया गया है, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच जारी है, अभी इसके विरुद्ध जांच जारी है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का एक गजब का कारनामा देखने को मिला, जहां चोरी करने के बाद चोरों ने घर को ही आग के हवाले कर दिया और फरार हो गए। घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव की है, जहां सीतामढ़ी के एक खाद कंपनी में कार्यरत नीरज कुमार शाही के बंद मकान में घटना को अंजाम देकर चोरों ने घर को आग के हवाले कर दिया। नीरज कुमार अपने काम के सिलसिले में सीतामढ़ी रहते हैं, वहीं उनका परिवार मुजफ्फरपुर शहर में रहता है। पड़ोसियों ने फोन कर घर से धुआं उठने की बात बताई। फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी गई। अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। गृह स्वामी नीरज कुमार जब अपने घर पहुंचे तो नजारा देख दंग रह गए। उसके अलावा अलमीरा में रखे लगभग 5 लाख के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। घटना कि मेरे घर में चोरी किया गया। चोरी करने के बाद सबूत मिटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि घर में आग लगा दिया। अच्छा। तो घर खाक हो गया, अभी कुछ बचा नहीं। कुछ सामाजिक द्वारा कंबल ये सब आया है, जिस कारण से हम लोग रात में सो करके यहाँ रात गुजारा किए। तो यहाँ घर में कोई लोग नहीं थे क्या? नहीं, कोई लोग नहीं थे। यहाँ कुछ अगल बगल में दारू का जो स्थिति है उसमें बच्चे के संस्कार पर असर नहीं पड़े, इस कारण से मैं यहाँ से साल भर से लगभग घर छोड़ करके बाहर रहा करता था, लेकिन प्रत्येक शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलता था तो घर आते थे। इस कारण से यह अब घटना हुई है। कैसे सूचना मिली थी कि घर में आग लगी? मुझे समाज द्वारा पता चला कि घर में आग लगी है, आपका धुआं धुकुर हो रहा है। अच्छा। तो हमने आया तो ये वस्तु स्थिति को देखा तो गोदरेज मारा हुआ था, वो रड से तोड़ करके कुछ सोना चांदी है सो ले गया। लगभग कितना का चोरी होगा? लगभग 5 लाख रुपए की क्षति है। 5 लाख रुपए। कब की घटना है? ये कल शाम में। कल शाम की है। आप कहाँ रहते हैं? हम सीतामढ़ी में इफ्को फर्टिलाइजर में SFA के रूप में वहाँ कार्यरत है। यूं तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब से जुड़े कारोबारी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब तस्करी में जुटे हैं। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरती नजर आ रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर के बेनीबाद ओपी क्षेत्र के चकी से पुलिस ने एक पिकअप वैन से करीब 1345 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही गाड़ी छोड़कर तस्कर फरार हो गए। नायाब तरीके से शराब की तस्करी देखकर पुलिस भी हैरान है। हाँ, गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम चक्की रोड के किनारे से गुप्त सूचना मिला था कि एक मतलब हाफ डाला जो है सो 407 या मैंने टाटा मैक्सी वाहन है, जिस पर कि कुछ मतलब संदिग्ध अवस्था में सामान उसमें रखा हुआ है।
जिसका जो है सो सत्यापन आवश्यक कार्रवाई हेतु आदमी वहाँ पर पहुँचा गया। तो ड्राइवर फरार और अन्य आदमी से ग्रामीण से भी पूछताछ किया गया तो ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। जांच के बाद सारा चीज़ रिपोर्ट सामने आ जाएगा। इस संबंध में 1347 लीटर 480 ml के लगभग में शराब बरामद हुआ है 3 ब्रांड का, जिसमें कि रम भी है, रॉयल का भी है और जो है सो विस्की भी है। तस्कर की पहचान हो पाई है क्या? तस्कर की पहचान के लिए सघन छापामारी जारी है, जांच पड़ताल किया जा रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर सवाल उठ गया है, क्योंकि एक बार फिर दानापुर कोर्ट कैंपस में घुसकर बदमाशों ने एक कुख्यात अपराधी की हत्या कर दी है। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त पेशी के लिए आए अपराधी की सुरक्षा में 5 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। बदमाशों ने अभिषेक उर्फ छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों बदमाशों ने 6 राउंड गोली चलाई। पूरा कोर्ट कैंपस थर्रा गया। इसके बाद से बिहार भर के कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 लेयर में फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एक एक व्यक्ति की स्कैनर से जांच करने के बाद ही कोर्ट में प्रवेश दिया जा रहा है। किसी को भी संदिग्ध देखने पर बदन की तलाशी ली जा रही है। पूरे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है हमारे सहयोगी आमिर ने। दानापुर कोर्ट में पुलिस कस्टडी में एक बंदी की हत्या के बाद से पूरे बिहार में हड़कंप मच जाता है, जिसको लेकर पूरे बिहार भर के कोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में हम मौजूद हैं, जहां चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। वॉच टावर से लोगों संदिग्धों पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो CCTV कैमरा है उससे मॉनिटरिंग की जा रही है। जो रेलवे स्टेशन से आने वाला जो रास्ता है कोर्ट में, वहाँ पर भी फोर्स का ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है और 4 लेयर फोर्स को कोर्ट में लगाया गया है और एक एक व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है। अधिवक्ता को छोड़ के जो भी संदिग्ध लोग दिख रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। बीते कई वर्षों में जो कोर्ट में है वो हत्या हुई थी, उसके बाद से जो सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। छोटे सरकार की हत्या के बाद से एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगा था और इसको लेकर फिर से कोर्ट में जो है वो अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा को बढ़ाई गई है। 2016 में इसी जगह पर सूरज की हत्या हुई थी। जो कैदी थे उनकी हत्या की गई थी गोली मारकर, जिसके बाद से रेलवे स्टेशन का जो रास्ता था उसको पूरी तरह से ब्लॉकिंग कर दिया गया था। सिर्फ उसमें आप पैदल आना जाना कर सकते हैं, आप बाइक और या किसी कार से आप आना जाना पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट प्रभारी रामनाथ प्रसाद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह का सुरक्षा है दानापुर की घटना को देखते हुए। नहीं, हम लोग पहले से ही काफ़ी सचेत हैं। ऐसा नहीं है कि दानापुर की घटना से हम लोग सचेत हैं, पहले से ही काफ़ी सचेत है। और यहाँ पे 4 लेयर की सुरक्षा है, वॉच टावर, CCTV फुटेज, ऊपर से मैनुअल चेकिंग होती है। फिर DFMD लगाया गया है सारे महत्वपूर्ण गेटों पे, ताकि कोई इस तरह की दुर्घटना नहीं हो। 2016 में एक घटना घटी थी, उससे काफ़ी हम लोगों ने सीखा है और काफ़ी हम लोगों ने बारीकियों को भी परखा है और उस हिसाब से हम लोग अपना यहाँ पे कोर्ट की सुरक्षा के लिए काफ़ी बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। जो बंदी आते हैं पुलिस हिरासत में पेशी के लिए, उनके साथ में क्या हथियारधारी रहते हैं पुलिस? हाँ, नहीं, जो बंदी पेशी के दौरान आते हैं उनके लिए बिना हथियारधारी भी रहते हैं और हथियार के साथ भी रहते हैं, जो अलग अलग उससे रहते हैं, ताकि कोई दुर्घटना की स्थिति में वे अपने आप को सेव करते हुए उस पर भी काबू पा सके। कोर्ट में अगर कोई वेपन लेके पहुँचते हैं सर, उसको कैसे चिन्हित करेंगे? क्या स्कैनर वगैरह भी लगा? नहीं, कोर्ट में DFMD है जो मेटल डिटेक्टर है। उसके अलावा भी हम लोग संदेह की स्थिति में उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, उसके सामानों की बारीकियों से सुरक्षा करते हैं, जांच करते हैं। फिलहाल जो कैदी जो जा रहे हैं उनके साथ भी फोर्स रह रही है? जो कैदी जाते हैं माननीय न्यायालय में उपस्थापन के क्रम में, उसके लिए भी हम लोगों की तरफ से काफ़ी सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है पूर्व से भी और वर्तमान में भी, ताकि कोई उस तरह की दुर्घटना नहीं हो उनके लिए, कोई जो उनका दुश्मन है यहाँ पे अटैक नहीं कर सके। तो कोर्ट सुरक्षा प्रभारी रामनाथ प्रसाद को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि 4 लेयर का जो है वो सुरक्षा व्यवस्था ये लगाया गया है और सभी व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है। कोर्ट सुरक्षा की बात करें तो जिस तरह का दानापुर में छोटे सरकार की गोली मारकर पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, उसके बाद से जो है वो सुरक्षा है वो तमाम कोर्ट का जो सुरक्षा है वो बढ़ा दिया गया है। और हम कुछ अधिवक्ताओं से ही बात करने की कोशिश करेंगे। कल दानापुर में एक घटना घटी है, कोर्ट परिसर में बंदी की हत्या कर दी, क्या कुछ कहेंगे? मुजफ्फरपुर कोर्ट सुरक्षित है? नहीं। क्यों नहीं सुरक्षित? क्यों नहीं, यहाँ पर भी तो बार बार घटना हो ही रही है ना।
प्रशासन जो है क्या कर रही है नहीं कर रही है इसकी जानकारी तो यहाँ पर तो प्रत्येक सप्ताह 6 महीना साल भर में कितने सारे अधिवक्ता गण का भी गाड़ी चोरी हो जाती है। तो जब अधिवक्ता गण भी तो सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। पुलिस आती है सुरक्षा के लिए, पुलिस आती है लेकिन अहम भूमिका नहीं निभाती है ना, कि आम जनता की गाड़ी लगी हुई है कि कोई अपराधी का गाड़ी लगी हुई है या किसी अधिवक्ता का गाड़ी लगी हुई है, किसका गाड़ी लगी हुई है किसका गाड़ी न लगी हुई है उससे उनका कोई बहस नहीं रहता है। अपना आए खाना पूर्ति किए और चले गए। सुरक्षा सही नहीं है, सुरक्षा सही नहीं, अनहोनी हो सकती है कभी भी, अधिवक्ता के साथ भी हो सकती है, आम जनता के साथ भी हो सकती है। चलिए, क्या नाम है? मेरा नाम भोला कुमार हुआ। देखिए, अभी जो स्थिति है सुरक्षा हम लोग के यहाँ तो काफ़ी पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षित अभी हम लोग मान रहे हैं अपने कोर्ट को, क्योंकि हम लोग के यहाँ वैसा कुछ अभी पिछले कुछ दिनों में था, लेकिन अब उसको सुधारा गया है। हम लोग के यहाँ ऐसा कुछ सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। हाँ, यहाँ कोई वैसा कुछ नहीं। तो अलग अलग जो अधिवक्ता है वो अलग अलग तरीके का बात जो है वो बताते हैं। किन्हीं का कहना है कि सुरक्षा नहीं है, किन्हीं का कहना है कि सुरक्षा ठीक है पुलिस की ओर से। फिलहाल जो है मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में भी सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। सीसीटीवी से लोगों की निगरानी की जा रही है और जो कोर्ट प्रभारी है रामनाथ प्रसाद, उनका कहना है कि हर एक संदिग्धों पर पैनी नज़र रखी जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। सीवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुजफ्फरपुर के मुशहरी में बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शनिवार को मेयर निर्मला साहू और नगर आयुक्त नवीन कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने एसटीपी से जुड़े प्राइमरी यूनिट, सीटेक यूनिट, सीवरेज हेडलिंग यूनिट, क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक, क्लोरीन रूम, क्लियर हाउस, पैनल हाउस का निरीक्षण किया और सिस्टम को समझा। महापौर ने ठेकेदार और अधिकारियों को योजना को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। मेयर ने बताया कि सीवरेज योजना देश के चुनिंदे शहरों को ही मिला है, जिसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। इसके प्रारंभ होने के बाद एसटीपी प्लांट में प्रतिदिन शहर की नालियों के गंदे पानी को स्वच्छ किया जाएगा, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाएगा। गंदा पानी अब मणिका मन में नहीं जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट में पूरी शहर का गंदा पानी एकत्रित होगा और उसको स्वच्छ किया जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को स्वच्छ करने के बाद जो कचरा एकत्रित होगा उससे कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी, जिसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य मई 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। आज हम लोग का रोड का भी निरीक्षण और जगह जगह जहाँ जो शिकायतें मिल रही थी जनता की, सब जगह हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। और यहाँ पर भी एसटीपी का भी हम लोग निरीक्षण करने आए हैं। और ये 2 से 3 महीना पहले तो यहाँ का काम ये भी शुरू हुआ है। तो मैंने इनसे पूछा तो बोल रहे हैं कि अप्रैल मई तक यहाँ काम होगा, जो भी चल रहा है। फिर उसके बाद 1.5-2 महीना और लगेगा, तो लंबा थोड़ा टाइम है। अब देख ही रहे हैं किस ढंग से, किस स्तर से मतलब काम हो रहा है। जो तेज़ी रहनी चाहिए तेज़ी नहीं है। और मेरा तो पूरा प्रयास है इस बार कि मुजफ्फरपुर की जनता को इस बार जल जमाव से मुक्ति दिलाना, इसी के लिए मैं प्रयास में लगी हूँ। और निश्चित में अपने प्रयास में इनको लोगों को बोल के मेरा काम जल्दी इन लोग काम ख़त्म करेंगे। गोला रोड का निरीक्षण किए हैं, कालीबाड़ी का। तो गोला रोड में बहुत वहाँ से जनता लोग की शिकायतें आ रही थी, तो वहाँ पर भी हम लोग निरीक्षण करके तो आदेश दिया मैंने कि उसने वहाँ का तोड़ को, वहाँ की जो शिकायत है उस जगह को तोड़ के क्या वहाँ का होना चाहिए, जो वहाँ का सरिया है, जो रोड क्वालिटी है, तो उसके लिए भी नगर आयुक्त ने भी कहा है कि इसको जांच के लिए भेजा जाए। अभी कालीबाड़ी रोड में भी गए थे जहाँ पेपर ब्लॉक का काम हुआ है, जबकि पहले वहाँ पर ईंट से उसको सोलिंग करके तब उसको मिट्टी तब बालू के द्वारा उसको लगाना, लेकिन कोई मापदंड का ध्यान नहीं रखा गया है, सिर्फ मिट्टी में ही करके पेपर ब्लॉक लगा दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि इसको फिर हम दोबारा से लगवाएंगे। तो इसके मैंने कहा जब दोबारा से लगाना तो पहले आपने क्या काम किया उसको पहले ही देखना चाहिए। हाँ, अब रोड का भी लेवलिंग भी सही नहीं है, नाला ऊंचा है तो रोड का लेवलिंग जो उधर से नीचा है तो पानी बैक साइड में मतलब अपोजिट जा रहा है। तो उसके लिए भी कहें कि लेवलिंग करके इसका भी काम दोबारा करवाया जाएगा। कि दोबारा जो काम हो रहा है इसके लिए किसको परेशानी होना पड़ता है, यहाँ की जनता को। क्यों नहीं पहले एक बार ही इसको लेवलिंग की जांच करके इसका काम सही ढंग से करवाया जाए। तो इस तरह की त्रुटियों पर कार्रवाई भी हुई है? हाँ, कार्रवाई तो अभी नहीं हुई है, अभी उसका जांच का आदेश दिया गया है। जांच में क्या निकलता है तो मैंने कहा है नगर आयुक्त को पहले इस रोड को यहाँ से इसका मतलब इसको खोद के देखा जाए कि इसका क्या मापदंड है, किस ढंग से मतलब इसमें अंदर में वहाँ की जनता लोगों ने कहा यहाँ का जो है इसमें मलबा था उसको नहीं निकालेगा, पन्नी सब नीचे है,
एक जगह रोड धंसा हुआ भी है। तो अब जो शिकायत मिली है उस पर मुझे शिकायत को दूर करना है। जल जमाव की समस्या इस बार कुछ कम हो जाए? मैं तो पूरा प्रयास कर रही हूँ कि जल जमाव की समस्या दूर हो। बहुत जगह परेशानी है, जैसे यहाँ का ही अभी ये निर्माण शुरू हुआ है तो बहुत जगह NOC मिलने में या कहीं काम अतिक्रमण है उसके कारण भी परेशानी होती है। तो हम लोग तो लगे हुए हैं जल्दी इस बार जल जमाव से इस बार शहर की जनता को मुक्ति मिले। जन अधिकार पार्टी की ओर से शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति आवास से विश्वविद्यालय बचाओ पदयात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर इस 4 दिवसीय पदयात्रा को रवाना किया। जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वविद्यालय बचाओ पदयात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह पदयात्रा 4 दिनों का सफर तय कर पटना राजभवन पहुंचेगी, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उन्हें अवगत कराया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी श्री राघवेंद्र कुमार कुशवाहा जी के कुशल नेतृत्व में बिहार विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक धरती से यह पहली पदयात्रा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय बचाओ यह पदयात्रा के नाम से यह आयोजित है। और आज इसके माध्यम से जो विश्वविद्यालय में व्यापक स्तर पर चाहे वो मानव बल एजेंसी के चयन का मामला हो, बहाली का प्रक्रिया हो, टेंडर का मामला हो, या मार्क्स फाइल पर कुछ और नंबर है, कॉपी पर कुछ और नंबर है, टेबलेशन रजिस्टर पर कुछ और नंबर है, इस प्रकार से विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा विश्वविद्यालय को पूरी तरह अराजकता की ओर धकेल दिया गया है। यहाँ के युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया है। रिजल्ट पेंडिंग के नाम पर हो या अन्य माध्यम से हो, छात्रों को यहाँ लगातार परेशान किया जा रहा है। इन सब के खिलाफ आज जन अधिकार पार्टी पूर्व की भांति जन वेदना को समझते हुए, छात्रों की समस्या को समझते हुए आज सड़कों पर उतरी है। और यह एक हठयोग है, तपस्या है। हम कुलपति आवास से लेकर के और राजभवन तक यह पदयात्रा करने जा रहे हैं पूरी जाप इकाई के नेतृत्व में। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से बिहार और देश दुनिया को हम लोग यह संदेश देने का कार्य करेंगे और बताने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार इस विश्वविद्यालय को अराजकता की ओर धकेला गया है और किस प्रकार से यहाँ लूट खसोट मचाकर अवैध रेवेन्यू का सेंटर इस विश्वविद्यालय को बनाया गया है। इन सब के खिलाफ हम एक बड़ी मुहिम के लिए आज तैयार हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सवन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी और हमारे संगठन प्रमुख बिहार के सभी नेताओं के कुशल मार्गदर्शन में हमारे तिरहुत के छात्र अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, नगर अध्यक्ष हैं और सभी पूरी वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में यह यात्रा अभी प्रारंभ हो रही है। स्टूडेंट के लिए निकाले, स्टूडेंट का समर्थन नहीं दिख रहा है। निश्चित तौर पे हठयोग जो होता है यह एक तपस्या है और तपस्या सक्षम लोग ही करते हैं। तो यहाँ जो लोग उपस्थित हैं निश्चित रूप से 50-60 की संख्या में छात्रों की भी इकाई है और आज पहला दिन है। यह यात्रा को पटना तक जाना है। ये बिहार विश्वविद्यालय में कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिधर हमारे जिलाध्यक्ष जी ने आपको बताया है, चाहे वो वित्तीय अराजकता हो, चाहे प्रशासनिक अराजकता हो, या नियुक्ति के नाम पर अराजकता हो, या परीक्षा के नाम पर अराजकता हो। चारों तरफ विश्वविद्यालय में हर तरफ भ्रष्टाचार का व्यापक मामला बनता है और इसको जन अधिकार पार्टी और छात्र परिषद के लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है। बिहार विश्वविद्यालय उत्तर बिहार का एक बहुत ही पढ़ने का शिक्षण संस्थान माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने इसको लूट का अड्डा बनाया है, व्यापार का अड्डा बनाया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है। इस अड्डेबाजी को तोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार और तरह तरह की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जनाधिकार पार्टी के लोगों और जनाधिकार छात्र परिषद के लोगों ने बिहार के राज्यपाल जो कुलाधिपति भी होते हैं विश्वविद्यालयों के, उसको ज्ञापन देने के लिए और उनको संज्ञान लेने के लिए ये पदयात्रा की गई है। यहाँ के छात्रों के भी बीच में जागरण पैदा करने के लिए और बिहार में पूरे रास्ते में जो भी कॉलेज आएंगे, जो भी स्कूल आएंगे, वहाँ के छात्र लोग को भी ये बताने का काम करेंगे। और बिहार विश्वविद्यालय का जो रकबा है वो यहाँ से लेकर के गंगा के इस पार तक, हाजीपुर तक बिहार विश्वविद्यालय का क्षेत्र पड़ता है। तो इस आसपास में जितने कॉलेज होंगे, सीतामढ़ी से लेकर के नेपाल की तराई से लेकर के गंगा की गहराई तक, जो बिहार विश्वविद्यालय की
का क्षेत्र पड़ता है, उस पूरे क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज जो पदयात्रा निकाली गई है। मुजफ्फरपुर के वार्ड 46 रामबाग चौरी निवासी मोहम्मद कासिम के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इरफान पिछले 8 दिसंबर से लापता है। परिजनों के मुताबिक वह मानसिक रूप से कमजोर है। 8 दिसंबर को घर के पास से बारात गुजर रही थी, उसी में घुल मिलकर आगे बढ़ गया लेकिन लौट कर नहीं आया। दर्शकों से अनुरोध है कि मोहम्मद इरफान के संबंध में कोई जानकारी हो तो कृपया मिठनपुरा थाना या उनके पिता के मोबाइल नंबर 9852567843 पर सूचित करें। जाने माने शिक्षक और मोशन के ज्वाइंट डायरेक्टर एवं नीट डिवीजन के हेड अमित वर्मा ने कहा कि शिक्षकों के अथक प्रयास एवं विद्यार्थियों की मदद से आज मिशन एजुकेशन के पूरे भारत में 60 केंद्र, 1 लाख विद्यार्थी और 5000 लोगों की टीम है। उन्होंने बताया कि हाल के परिणाम में जेईई एडवांस नीट का सिलेक्शन 95% से ऊपर है। उन्होंने मोशन द्वारा निर्मित AI बेस्ड CPS मशीन, मिरेकल मशीन के बारे में भी बताया, जो विद्यार्थियों की टेस्ट के अनुसार एबिलिटी को चेक करती है और फिर उसी एबिलिटी के अनुसार उनका टेस्ट पेपर जनरेट होता है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड मिस्कॉट गली स्थित मोशन एजुकेशन परिसर में शनिवार को आयोजित सेमिनार में पहुंचे माता पिता को अमित वर्मा AV सर ने कहा कि बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, मुश्किल समय में अपने बच्चों का साथ दें, भरोसा रखें, बच्चे भी आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में इस संस्था को खोलने का लक्ष्य है कि आसपास के जिलों के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल कोटा जैसा ही कम खर्च में शिक्षण पद्धति उपलब्ध कराना। इंस्टीट्यूट 11वीं और 12वीं दोनों की तैयारी कराएगी और ये बैच 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कार्यक्रम में लगभग 25 विभिन्न स्कूल एवं कोचिंग संस्थान के प्राचार्य और शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजेश बंका, संगीता बंका, यशवंत बंका, अमिताभ रंजन ने शिरकत किया। बहुत सारी घोषणाएं हैं। वैसे तो उस मंच के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जो हमारे 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ीस पर 50% का डिस्काउंट है और साथ में 11th के मॉड्यूल्स जो हम बच्चों को जो 11th से 12th में मूव कर रहे हैं वो उनको मॉड्यूल्स भी देंगे। और इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इस बैच में हम लोग 11th का भी पूरा रिवीजन करवाएंगे 12th के साथ साथ। तो बच्चे को 1 साल की फ़ीस में 2 साल का उसको बेनिफिट 100% मिलने वाला है। बच्चों के साथ सेमिनार किए हैं, किस तरह का रिस्पांस रहा बच्चों का? हमेशा बिहार वाले बच्चों के साथ हमेशा मज़ा आया है। मैं कोटा में 17 सालों से हूँ और मैं आपको बताऊँ, मुझे आज वही अनुभव हो रहा था और मुझे लग रहा था कि जो हम लोग कोटा में जितने प्रयास कर रहे हैं वही मुजफ्फरपुर में यहाँ पर इस सेंटर पर प्रयास किया जा रहा है। कोटा और मुजफ्फरपुर के सेंटर में कुछ अंतर होगा या सेम होगा? देखिए सर, बहुत ज़्यादा तो आप एकदम से रिप्लिका नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारा वादा ये है कि चूँकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैकडॉनल्ड्स का बर्गर सब जगह सेम टेस्ट का होगा। तो ऐसी जो एजुकेशन हम कोटा में देंगे उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई देगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, सारे टीचर्स कोटा से ही हैं, सब वहीं से सिलेक्टेड हैं, सारा सिस्टम वहीं से ऑपरेटेड होता है, तो लगभग वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं। मुजफ्फरपुर में आपको कैसा लग रहा है? कोटा जैसा कुछ माहौल बना मोशन की तरफ से? बिल्कुल बनाए साहब। जैसे मैंने बच्चों से बात की तो मुझे बच्चों के सवालों में दम लगा। उन बच्चों ने वही सवाल पूछे जो वहाँ पर कोटा में आकर के बच्चा पूछता है। बल्कि मुझे इस बात का और अच्छा लगा कि ये घर के पास रह कर के बच्चा तैयारी कर रहा है, क्योंकि आप सोचिए घर के पास एक पेरेंटल सपोर्ट बच्चे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो पेरेंटल सपोर्ट अगर बच्चे को मिलता है तो ये सिलेक्शन जो कि डिफ़िकल्ट नहीं डिफरेंट है वो बच्चों के लिए आसान हो जाता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को क्या कहेंगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो कंपटीशन है ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है और इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, सिंसियर होने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों का विश्लेषण कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और आखिरी दिन तक प्रयास कीजिए। लेकिन पेरेंट्स में अभी भी देखा जाता है कि तैयारी के लिए कोटा ही जाना बच्चों को भेजना पसंद करते हैं। देखिए सर, वो मेरा मानना ये था कि कोरोना से पहले तक तो बातें सही थी, लेकिन कोरोना के बाद जो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और टेक्नोलॉजी का जो रेट बढ़ा, तो आप सोचो उस टेक्नोलॉजी के कारण जो रीच टेक्नोलॉजी की आम आदमी तक पहुंची, उसकी वजह से अब ये मिथ थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत था, लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी आप सोचिए जो ऐप हम लोग वहाँ पे यूज़ करें वही बच्चा यहाँ पे यूज़ कर रहा है, जो टीचर ट्रेनिंग हम लोग वहाँ पे करा रहे हैं वही टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे करा रहे हैं, जो मटेरियल अपडेटेड हम वहाँ दे रहे हैं वही मटेरियल अपडेटेड हम यहाँ दे रहे हैं। अब तो खेल केवल मनोस्थिति का है। हाँ, पहले ऐसा नहीं था,
पहले ट्रांसपोर्टेशन डिले, बहुत सारी चीज़ों में डिले होता था, अब तो कोई ऐसा डिले नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो मतलब मेरा काफ़ी हद तक सोचना ये है कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक हम वो सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक रुई के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग की लपट दूर दूर तक देखने को मिल रही थी। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौड़ी की है। शनिवार की दोपहर हुई इस आगलगी की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस आगलगी ने अगल बगल के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने खुद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना के आधे घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की 5 यूनिट मौके पर पहुंची और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक रामबाग चौड़ी के ही रहने वाले मोहम्मद नासिर यहां पर रुई एवं कपड़ा का कारखाना चलाते थे। कारखाने में किसी प्रकार का फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बिजली के मीटर से आग निकलने के बाद पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान होने की संभावना है। फायर ऑफिसर ने कहा कि दोषी कारखाना मालिक को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सर यही हुआ कि हम तो दुकान पे थे, पानी मेरा दुकान है, दुकान पर थे। हमको सुने मालूम है, भैया आया तो कहा कि आग लग गया, समझे, घर सब साफ हो गया। तो फिर दौड़ हम आए हैं, समझे, देखता पूरा जो लेन का है, भट्टी का था, सब चीज़ था, रुइया का था, सब में पकड़ा है। उसके साथ मेरा भी घर ले मरा, पूरा करकट का था, पूरा दीवार वाल सब पूरा सामान जो है से घर नाश हो गया है, तहस नाश हो गया। आप जाकर देख सकते हैं, समझे। और हम क्या करें, इस सब मोहल्ला में थोड़ी बैठी फैक्ट्री बैठाने वाला, इस सब बेला हो गया, साइड एरिया में हो गया। मोहल्ला में कैसे बैठा दिया फैक्ट्री बैठाने वाला ना जाने, हम क्या जाने के, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब किसी रोक सकते हैं, किसी कोई कुछ करेगा तो रोक सकते हैं। ये बैठाने वाला सोचे, करने वाला सोचे। जानकारी था आपको? हाँ, जानकारी तो सबको था, पूरे मोहल्ले का जानकारी था, लेकिन कौन एक्शन उठाता है, समझे। जब नुकसान जाता है तब एक्शन उठाता है। बड़ा घटना घट जाता है। हाँ, बड़ा घटना घट जाता है, एक्शन उठता है कि हाँ इससे हुआ वैसे हुआ। अभी तो अभी एगो घर पकड़ा है, इसके साथ एगो घर पकड़ा है, उसके साथ पूरे घर ले मारता है। मुजफ्फरपुर के रामबाग चौड़ी में एक रुई के गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की 5 यूनिट जो है वो आग पर काबू करने में लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की और कई टीम मौके पर पहुंचकर आग पर जो है वो लगभग काबू पा चुकी है। और तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो गोदाम है जिसमें आग लगी थी। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जो है आग को जो भीषण आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया है। कुछ लोगों से बात, कैसे लगा? आग लग गया है मीटर से, बिजली के मीटर से लग गया है। हम लोग तो बाद में आए, जब तक आग लगा हुआ था। क्या चीज का है गोदाम में? रुई का था, रुई वाला कारखाना था। रुई था, चूड़ी का कारखाना था। अच्छा। हाँ, उसी में लग गया था। हाँ, भयानक, बहुत भयानक आग था। काबू पा लिया गया लग गया। हम लोग तो काम कर रहे थे, धुआं देखे तो हम लोग भट्टी छोड़ के आए तो देखे कि पूरा आग धनका हुआ था। तो फिर हम लोग यहाँ इनको फ़ोन किए तो अभी ये लोग अभी आए हैं। 3 गो जी। क्या हुआ था? आग लग गया। कौन चीज में? रुई का गोदाम है। तो रुई का गोदाम है, आपको हम तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे अंदर ले जाकर। देख सकते हैं ये जो है रुई का गोदाम था और इसमें आग लगी। और देख सकते हैं जो ऊपर अल्वेस्टर जो लगा हुआ था वो पूरी तरह से टूटकर नीचे आ चुकी है। बताया जाता है कि गैस सिलेंडर भी इसमें विस्फोट हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। जान माल की बात करें तो किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है, सिर्फ जो रुई में आग लगी थी इसके वजह से जो पूरे जो घर है उसमें आग लग गई। और जिसमें देख सकते हैं अभी भी धुआं जो है इसमें उठ रही है। और जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है, जो पूरी टीम है उसमें पूरी तरह से मुस्तैद होकर जो बची आग है उसको बुझाने में लगी हुई है। सर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर क्या रीजन था आग लगने का, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। इधर अभी तो हम यहाँ आए हैं, क्या रीजन तो कुछ पता नहीं चल रहा है। रुई का, हाँ, रुई का फैक्ट्री है यहाँ। पहले हमको कंट्रोल करने दीजिए, कंट्रोल करेंगे तभी हम। कितनी यूनिट आई है यहाँ पर 3 बड़ी गाड़ी, 3 छोटी है, 2 बड़ी गाड़ी है। रीजन पता चल पाया? शॉर्ट सर्किट लोग बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, पहले देख लेते हैं, पहले कंट्रोल करने दीजिए। बहुत ज़्यादा तेजी से आग लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा तेजी से लगा हुआ था। ये रुइया का जो कारखाना छोटा मोटा ये रखे हुए हैं और लहठी का भी इसमें नहीं, मेरा नहीं है।
आग लगा, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा था तो सभी आदमी दौड़े हैं और दौड़ने के बाद में सब अपने अपने जो काम जो है कर ही रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, सब बचाव कर रहे हैं। और रीजन क्या पता क्या चल ये रहा है? तार सर्किट से अंदाज लग रहा है, सबको अनुमान यही लग रहा है कि तार सर्किट से लगा, शॉर्ट सर्किट से लगा है। और इसमें जो है सभी आदमी अपना भागीदारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सब लोग मेहनत किए हैं ना, पूरा पब्लिक सब कुछ मेहनत किया है और उसी के आधार पर सब लोगों के जन समूह के सहयोग से ही ये मतलब कि आग पे काबू आया है। और उसके बाद से फिर प्रशासन की तरफ से भी अग्निशमन वगैरह सबको आ गया, सब कोई मिल के इस आग को कंट्रोल किया है। और अब नज़र के सामने ये देख ही रहे। हाँ, रीजन तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से रुई के गोदाम में आग लगी है। फिलहाल फायर ऑफिसर जो है उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। रुई की फैक्ट्री थी तो क्या उसमें फायर जो सेफ्टी की सुविधा है वो थी कि नहीं थी, इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। अगर जो दोषी होगा उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, रामबाग, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग से चेक चुराकर उस पर डीपीओ स्थापना उड़ाई और कार्यालय कर्मचारी के फर्जी दस्तखत और चेक पर 15,14,897 रुपए की राशि दर्ज कर इसे औराई के 7 नियोजित शिक्षकों के खाते में ट्रांसफर के लिए एडवाइस बैंक में जमा कराया गया। रेड क्रॉस शाखा को जब दस्तखत फर्जी होने की आशंका हुई तो सत्यापन के लिए डीपीओ स्थापना को फोन किया। डीपीओ ने व्हाट्सएप पर एडवाइस की कॉपी मंगाई तो उसे देखते ही उन्हें यकीन हो गया कि दस्तखत फर्जी है। फर्जी चेक के आधार पर इतनी बड़ी रकम की निकासी किए जाने की जानकारी जैसे ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को हुई तो विभाग में हड़कंप मच गया। एसबीआई शाखा में मध्य विद्यालय कालीबाड़ी रोड के शिक्षक अविनाश कुशवाहा उस एडवाइस को जमा कराने पहुंचे थे। इस आधार पर डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने नगर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि चेक चोरी हुई है या फिर उसका क्लोन बनाया गया है, इसकी विभागीय जांच की जा रही है। साथ ही चेक के कस्टोडियन से भी पूछा गया है कि कैसे चेक की चोरी हो गई। उन्होंने बताया कि जिस शिक्षक ने बैंक में चेक जमा करा रहा था उस पर भी केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। जिन शिक्षकों के खाते में इस चेक की राशि स्थानांतरित होनी थी उन सभी पर भी अलग से एफआईआर कराई जाएगी। कि मेरे ही स्थापना कार्यालय से एक गलत सिग्नेचर करके चेक जो है वो प्रोड्यूस किया गया था बैंक में। उसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से परीक्षा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे गलत हस्ताक्षर का यूज करते हुए एक चेक प्रोड्यूस किया गया है। अब ये जांच हम लोग करवा रहे हैं कि आखिर जो चेक जो है वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन के पास पहुंचा कैसे। अभी जांच प्रक्रियाधीन है। जांच में जो भी आएगा वो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तत्काल जो है वो जो चेक लेके गए थे बैंक में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। और साथ ही मेरे द्वारा यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जिन शिक्षकों के पेमेंट का प्रस्ताव उस एडवाइस में था उनके विरुद्ध भी सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज करें। वो अभी कार्रवाई चल रही होगी, उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज होगी। कितने की राशि दर्ज की गई थी? 15 लाख समथिंग का था वो कुल मिला के। कितने शिक्षकों को पेमेंट होना था? 7 या 8 था, एग्जैक्ट याद नहीं है हमको। चेक तो सर सुरक्षित चीज़ है, वो फिर कैसे? वही तो हम पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि पूरी तरह से सुरक्षित चीज़ है और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में उसको रहना है, उसके कस्टडी में। अब वो जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ से वो चेक गायब हुआ कि क्लोन किया गया या क्या किया गया, वो तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। चेक का कस्टोडियन कौन थे सर? स्थापना से सारे चीज़ों की जानकारी मांगी गई है, पता चलते ही आपको। हाँ बिल्कुल।
SC/ST स्पेशल कोर्ट की जज ने धारा 156(3) के तहत मुजफ्फरपुर के नगर थाना को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर अजय कुमार और वायरिंग मिस्त्री राजीव कुमार पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। पूरे मामले पर अधिवक्ता मोहम्मद नसरुद्दीन छोटे ने बताया कि जूनियर इंजीनियर अजय कुमार और वायरिंग मिस्त्री राजीव कुमार ने बालूघाट निवासी उपभोक्ता अनिल कुमार राम को जाति सूचक गाली देते हुए तिलक मैदान बिजली ऑफिस से भगा दिया था। इसे लेकर उपभोक्ता ने 18 मई 2023 को विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसी मामले में कोर्ट ने धारा 156(3) के तहत नगर थाना को FIR करने का आदेश दिया है। यह है कि अनिल कुमार राम जो SC/ST से आते हैं वो तिलक मैदान बिजली विभाग के ऑफिस में जाकर अजय कुमार जो कनीय अभियंता है उनसे पूछे कि क्या SC/ST को फ्री में बिजली उपलब्ध होता है। इस पर जो है से वो आग बबूला हो गया उस पर। तो वो कहा कि हम पूछने आए आपसे, तो इस पर आग बबूला होने की क्या बात है। इसी पर वो जो ऐसे इसके साथ अपशब्द किया, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि साला हरिजन सबका भाव बढ़ गया है, साले को मारो लात जूता से। इस पर जो राजीव कुमार सिंह जो लाइनमैन था उनके बगल में बैठे हुए उसको आदेश दिया इंजीनियर, तो उसने इनके साथ धक्का मुक्का मारपीट किया और वो भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। इसी के लिए CGM के न्यायालय में विशेष न्यायालय SC/ST में एक कंप्लेन केस किया गया, जिसमें हाकिम से कहा गया कि इसको 156(3) में SC/ST कोर्ट को भेजा जाए ताकि FIR के लिए हो। हाकिम ने संज्ञान लेते हुए उसको 156(3) में SC/ST थाना को भेज दिए हैं। यही मेरा मामला है। सहारा इंडिया के हजारों निवेशकों को अविलंब भुगतान कराने के लिए मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बिहार मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दाखिल किया है, जिसमें कहा गया कि मुजफ्फरपुर जिले के हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहारा इंडिया में अपने पैसों का निवेश किया, लेकिन मैच्योर होने के बावजूद उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन इससे लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिले के हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। अधिवक्ता SK झा ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर एक गांव-गांव में कैंप लगाकर निवेशकों का ब्यौरा जुटाकर उनका भुगतान सुनिश्चित की जाए। मुजफ्फरपुर ज़िले में हम समझते हैं कि हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका सहारा इंडिया का जो है सो पैसा उनको नहीं मिल पाया है और उनका परिपक्वता राशि बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी है, लेकिन आज तक उनको परिपक्वता राशि का लाभ नहीं मिल पाया है। यह आंकड़ा राज्य और देश लेवल पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी लड़ाई पिछले 5 वर्षों से मुजफ्फरपुर के लिए है, जिसमें हमें सफलता भी मिली है और करीब मुजफ्फरपुर ज़िले के 300 से अधिक परिवार को हम 4 करोड़ से ज़्यादा पैसा हम दिलवा चुके हैं और इसमें सैकड़ों की संख्या में हमारा कंज्यूमर कोर्ट मुजफ्फरपुर में हमारे केस लंबित हैं। बहरहाल हमारे द्वारा आज ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष एक आज पिटीशन फाइल किया गया है। इसमें हमारा यह डिमांड है कि जिला अथॉरिटी मुजफ्फरपुर को यह आदेश दिया जाए कि प्रखंडवार यह जांच हो कि मुजफ्फरपुर में कितने लोगों का पैसा है जिसमें उसमें फंसा हुआ है और उन लोगों का एक लिस्ट तैयार करके जिला जो बैंकिंग समाहर्ता हैं उनके माध्यम से इस मामले का निपटारा करवाने की दिशा में कार्रवाई हो, जिससे सहारा के जो भी निवेशक हैं उनका पैसा उन्हें मिल पाए। क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति ऐसी बन गई है कि एक गवर्नमेंट ने के द्वारा एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उस पोर्टल की हकीकत यह है कि उसमें 45 दिन के बाद में 10,000 रुपये तक की ही राशि आ पाती है और उसमें मैक्सिमम लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाता है आवेदन कोई न कोई कॉज लगा करके। यह समस्या का सही निराकरण नहीं है। बहुत लोगों को पोर्टल के बारे में जानकारी भी नहीं है और पोर्टल पर बहुत ही कम संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया है। तो जब तक इसको ऑफलाइन मोड में यह नहीं होगा तब तक सहारा इंडिया का पैसा लोगों को मिलेगा नहीं। तो हमने आज ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष में जो अपील लगाया है उसमें हमारी ये डिमांड हमने किया है कि गवर्नमेंट के संबंधित वित्त विभाग के पदाधिकारी से इस बात की जानकारी लिया जाए और तब जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर को
यह आदेश दिया जाए और यही चीज़ पूरे स्टेट लेवल पर होना चाहिए। तो हम फिलहाल मुजफ्फरपुर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि न्यू ईयर में हम इसमें फिर से भुगतान करवा पाने में हम लोगों को सफलता मिलेगी। और हम आगे आगे घुड़सवार, पीछे गुरुओं की सुसज्जित झांकी और पगड़ी पहने बाहे गुरु के नारों के साथ टोली, हाथ में ध्वज लिए बैंड बाजे की धुन पर आगे बढ़ते बच्चों को देखने के लिए सड़क किनारे हजारों की भीड़। यह दृश्य था मुजफ्फरपुर के रमना गुरुद्वारा साहिब से गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 348वां बलिदानी पर्व पर निकले नगर कीर्तन का, जिसे देखने के लिए शहर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी नगर कीर्तन की एक झलक देखने के लिए सड़क किनारे जमी रहे। शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर महाराज के शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब से गाजे बाजे के साथ नगर कीर्तन निकाला गया, जो कल्याणी मोती झील पुल होते हुए सदर अस्पताल रोड, कंपनी बाग, सरियागंज टावर के रास्ते, बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनार पट्टी और पुरानी बाजार के रास्ते पुण्य रमना गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर समाप्त हुआ। पूरा इलाका वाहे गुरु बोले सो निहाल और तेग बहादुर जी महाराज के जयकारे से गूंज उठा। पटियाले से आई गदका पार्टी ने तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों को हैरान कर दिया। इस दौरान श्रद्धालु सड़क को पवित्र करने के लिए पूरे रास्ते को धोते रहे। पुष्प वर्षा से टोली का स्वागत किया गया। 200 से अधिक स्कूली बच्चे भी पगड़ी और ध्वज के साथ शामिल हुए। नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आज बलिदान दिवस 17 तारीख को कल पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। हम लोग के जुल्मों की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शीश बलिदान दिल्ली के चांदनी चौक, जहाँ पे आज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब स्थापित है, उन्हीं के उपलक्ष्य में आज हम लोग सारे सिख परिवार, सारा हिंदुस्तान के सिख नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को हम लोग मुख्य रखते हुए ये नगर कीर्तन निकाल रहे हैं। जो जत्था या करतब दिखा रहा है वो कहाँ से आया हुआ है? हम लोग के पास भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी यूके से, और भाई साहब भाई गगनदीप सिंह जी लखनऊ से, भाई साहब भाई सुरजन सिंह जी चौहान जो कि देहरादून से विशेष तौर पर आए हैं, गदका पार्टी पटियाला से आई है विशेष तौर पर, और हमारे भाई बहन सारे लुधियाना से काफ़ी संगत यहाँ इस मौके पर दर्शन दी है। तो हम सभी का आभारी करते हैं। आप लोगों का भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।